Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 19 of our spectrum, that is Civil Disobedience Movement and Roundtable Conference. Last lecture में हमने पढ़ा about Lahore session of Congress, and thereafter we studied about the 26th January 1930 Independence Pledge by Mahatma Gandhi. Right? उस pledge में क्या क्या बातें की और पूर्ण स्वराज अब हमारा एम बन चुका है, ऑफिशियली कांग्रेस का भी एम बन चुका है. इसके बाद क्या होता है? जो लाहौर सेशन का मैंडेट है उसे कैरी आउट करने के लिए गांधी जी 11 डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और अल्टीमेटम देते हैं कि ये जो 11 डिमांड्स हैं ये जनवरी 31st 1930 तक आपको कंप्लीट करना है. अगर ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं होती हैं उस वक्त तक, अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो फिर आगे हम अपना मूवमेंट शुरू करेंगे. राइट? क्या हो रहा है यहाँ पे? जो मैंडेट है पूर्ण स्वराज का और जो मैंडेट है लाहौर सेशन का, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए गांधी जी 11 डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने देते हैं और कहते हैं कि 31st तक या तो वो रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें उन डिमांड्स को. कौन से 11 डिमांड्स हैं गांधी जी के? बहुत शॉर्ट में हम देख लेते हैं. आर्मी और सिविल सर्विसेज में एक्सपेंडिचर जो है 50% से कम कीजिए, 50% रिड्यूस कीजिए एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड सिविल सर्विसेज. इंट्रोडक्शन ऑफ टोटल प्रोहिबिशन. ठीक है, इंट्रोड्यूस टोटल प्रोहिबिशन. इसके अलावा कैरी आउट रिफॉर्म्स इन सीआईडी विच इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसमें रिफॉर्म्स लाइए. आर्म्स एक्ट को चेंज कीजिए. अलाउ कीजिए पॉपुलर कंट्रोल ऑफ फायर आर्म्स लाइसेंसेस. राइट? इंडियंस को लाइसेंसेस मिलते थे कि नहीं मिलते थे, और बाकी यूरोपियंस के पास आर्म्स रखने के लाइसेंसेस थे कि नहीं थे, ये सब आपको देखना है, सर्च करना है. बट यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि आर्म्स एक्ट में चेंजेस लाइए ताकि पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इशू ऑफ आर्म लाइसेंसेस हो पाए टू इंडियंस. गांधी जी तो वायलेंस के खिलाफ थे, फिर वो ये क्यों डिमांड कर रहे थे? बेसिकली राइट डिमांड कर रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों इंडियंस के साथ. समझ रहे हैं आप? जो बाकियों के लिए वो इंडियंस के लिए भी होना चाहिए. फिर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कीजिए. पोस्टल रिजर्वेशन बिल को आप एक्सेप्ट कीजिए. रुपी और स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज रेशियो है उसे आप रिड्यूस कीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा आर्म्स एक्ट, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एक्सेप्ट पोस्टल रिजर्वेशन बिल, रिड्यूस रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो, इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल प्रोटेक्शन. ऑब्वियसली जो इंडियन टेक्सटाइल्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ लाइए. लैंड रेवेन्यू को आप डिक्रीज कीजिए बाय 50%. कोस्टल शिपिंग जो है वो आप रिजर्व कीजिए फॉर इंडियंस. कोस्टल शिपिंग आप रिजर्व कीजिए फॉर इंडियंस. एंड अबॉलिश सॉल्ट लॉ एंड गवर्नमेंट सॉल्ट मोनोपोली. तो जो सॉल्ट बनाने की मोनोपोली थी वो गवर्नमेंट के पास थी. राइट? और एक सॉल्ट लॉ था, उसको उसके अबॉलिशन के लिए डिमांड की गांधी जी ने, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पॉजिटिव. ठीक है, और गांधी जी को CWC, जिसको ऑथराइज किया गया था कि आप कभी भी CDM यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, CWC अब ऑथराइज करती हैं गांधी को और सारी पावर्स गांधी जी को देती हैं कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं. गांधी जी बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी डिसाइड करते हैं कि सॉल्ट बनाकर वो इस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, क्योंकि सॉल्ट बनाने की मोनोपोली गवर्नमेंट के पास थी. तो वो सॉल्ट लॉ को डिफाई करेंगे और अपनी CDM की शुरुआत करेंगे. सॉल्ट को क्यों गांधी जी ने चूज किया, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं. गांधी जी का मानना था that there is no other article like salt outside water by taxing which the government can reach the starving millions, right? The sick, the maimed and the utterly helpless. It is the most inhuman poll tax. तो आप समझ रहे हैं कि आपको इसको सबसे इनह्यूमन पोल टैक्स माना गांधी जी ने. उन्होंने ये भी सोचा क्योंकि ये घर घर में यूज़ होता है सॉल्ट, इवन रूरल पुअर इसे यूज़ करता है, तो उन्होंने स्वराज को लिंक किया विद कॉन्क्रीट. जो ये प्रॉब्लम थी, ग्रीवेंस थी पुअर की, विद सॉल्ट. राइट? और क्या दूसरा आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट देखेंगे, जैसे कि खादी का इम्पैक्ट था कि हमारा सेल्फ हम खुद का जो स्वदेशी कपड़ा है खादी. राइट? अर्बन जो लोग हैं उनके साथ काफ़ी पॉपुलर हो गया था खादी, लेकिन
सॉल्ट जो है वो उनको लगता था कि ये एक मास सफरिंग के साथ रिलेट हो पाएगा, हर कोई इसके साथ रिलेट कर पाएगा और एक सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन देगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सॉल्ट चूज़ किया। डांडी मार्च, मार्च 12 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक डांडी मार्च चलता है। गांधी जी ने इन्फॉर्म कर दिया था वाइसरॉय को अपने प्लान के बारे में, राइट। गांधी जी अलॉन्ग विद अ बैंड ऑफ 78 मेंबर्स जो हैं वो साबरमती आश्रम से मार्च करते हैं टू 240 माइल्स अवे डांडी कोस्ट को रीच करते हैं और वहाँ पे वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, डांडी मार्च होता है मार्च 12 से स्टार्ट और 6 अप्रैल तक चलता है 1930। इसके पहले गांधी जी इन्फॉर्म कर देते हैं वाइसरॉय को कि मेरा प्लान ये है, मैं डांडी मार्च करने वाला हूँ। ठीक है, 78 मेंबर्स के साथ साबरमती आश्रम जो कि उनका हेडक्वार्टर था, वहाँ से वो डांडी जो कोस्ट है गुजरात में वहाँ तक वॉक करते हैं 240 माइल्स। ठीक है, इवन बिफोर प्रपोज मार्च बिगैन बहुत सारे लोग जो है वो आश्रम की तरफ चले आए। ठीक है, और गांधी जी ने कुछ डायरेक्शंस दिए फॉर फ्यूचर एक्शन कि आपको ये एक्शन करने हैं। ठीक है, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ सिविल डिसोबीडियंस दिखाइए सॉल्ट लॉ के साथ, मतलब आप सॉल्ट लॉ को ब्रेक कीजिए। फॉरेन लिकर और क्लोथ्स जो हैं उसको आप पिकेट कीजिए उनकी शॉप्स को। ठीक है, रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, लॉयर्स शुड गिव अप देयर प्रैक्टिस, पब्लिक कैन बॉयकॉट लॉ कोर्ट्स बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम लिटिगेशन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन रिजाइन। ठीक है, आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे बात हो रही है सिविल डिसोबीडियंस की। क्या क्या मेथड से सॉल्ट लॉ को ब्रेक कीजिए, फॉरेन लिकर और क्लोथ शॉप्स जो हैं वहाँ पे आप पिकेटिंग कीजिए, रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, लॉयर्स शुड गिव अप देयर प्रैक्टिस, पब्लिक कैन बॉयकॉट लॉ कोड्स बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम लिटिगेशन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स मस्ट रिजाइन। ठीक है, लेकिन सबका एक मोटिव, जो सबका एक प्री रिक्विजिट कंडीशन था वो ये था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, वायलेंट मत कीजिए, और स्वराज जो है नॉन वायलेंस से ही हमको मिलेगा। ठीक है, लोकल लीडर्स को आप फॉलो कीजिएगा, ओबे कीजिएगा मेरी अरेस्ट के बाद, यानी कि गांधी जी के अरेस्ट के बाद, ये गांधी जी ने पहले ही बोल दिया, राइट। तो जो वायलेशन ऑफ लॉ था, जब डांडी में जाके सॉल्ट लॉ को वायलेट किया गया, वो वॉज सीन एज अ सिंबल टू रिजॉल्व जो ब्रिटिश ने कंडीशंस बनाई थी इतनी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लिव अंडर द ब्रिटिश रूल, उसके अगेंस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, जो ये मार्च था ये वेल कवर्ड था इन न्यूज़पेपर्स, आप देखेंगे तब के न्यूज़पेपर्स अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप देखिए। और 300 ऑफिशियल्स जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने गुजरात में रिज़ाइन किया। तो आप समझ सकते हैं पावर ऑफ गांधी एट दैट टाइम, पीपल एक्चुअली बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन टास्क हो रहे थे ना, अभी एकदम मासेस को एक मिल गया है कि पॉलिटिकल एक्शन करने को हमें कैसे करना है। ये एक्शन सबको एक एक काम मिल गया। आप अपनी जॉब छोड़ो, आप अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो आप वो छोड़िए, आप बॉयकॉट कीजिए चीज़ों को, आप शॉप्स पिकेट कीजिए। तो एवरी वन हैज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ देम व्हाट दे शुड डू, राइट। अब हम आते हैं स्प्रेड ऑफ मूवमेंट में। आप देखेंगे कि स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, सबसे पहले जो डिफाइंस ऑफ सॉल्ट लॉ है जब वो शुरू हुआ, उसके बाद नेहरू का आप अरेस्ट देखेंगे अप्रैल 1930 में। नेहरू के अरेस्ट के बाद, नेहरू का अरेस्ट ये सॉल्ट लॉ ब्रेकिंग की वजह से ही हुआ, और उसके उनके अरेस्ट के बाद डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे मद्रास में, कैलकाटा में, कराची में। ठीक है, लोग तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि यू नो सॉल्ट डिफाइंस के लिए आप लीडर्स को अंदर डाल रहे हो जेल में। ठीक है, गांधी जी का अरेस्ट भी हो जाता है मई में। ठीक है, तो सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के वजह से गांधी जी का अरेस्ट होता है। एक्चुअली गांधी जी का अरेस्ट सॉल्ट लॉ ब्रेक करने की वजह से नहीं हुआ था। एक और चीज़ है जो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आई एम सॉरी, गांधी जी का अरेस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये जो धरसना सॉल्ट वर्क्स है वहाँ पे वो जाने वाले हैं, यहाँ जाके वो रेड करने वाले हैं, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया था गांधी जी ने। ठीक है, तो इसीलिए उनका अरेस्ट हो जाता है May 4, 1930 को। ठीक है,
तो गांधी जी का अरेस्ट क्यों होता है, रीज़न क्या है, सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के बाद अरेस्ट होता है, अप्रैल 6 तक चला था दांडी मार्च, राइट। मई 4 को गांधी जी का अरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि वो अनाउंस कर देते हैं दैट ही विल गो टू धरसना सॉल्ट वर्क्स एंड रेड इट, राइट, ऑब्वियसली। तो यू नो जो गवर्नमेंट है उनको अरेस्ट करवा देती है, राइट। हाँ, ये मैंने लिखा है, आई थॉट दैट आई हैव नॉट रिटन, ओके। CWC सैंक्शन क्या करती है, जैसे गांधी जी का अरेस्ट होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो एक्शन में आ जाती है और वो अनाउंस करती है, वो सैंक्शन करती है कि आप रेवेन्यू पे मत कीजिए इन रोहतवारी रीजन्स। आप चौकीदारा जो टैक्स है वो ज़मींदारी एरियाज में आप पे मत कीजिए, और जो फॉरेस्ट लॉज हैं इन सेंट्रल प्रोविंसेस आप उसको वायलेट कीजिए, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द things that were sanctioned by CWC. So that is it for today. We'll continue with this chapter in the next video. Till then, all the best.